नमस्कार साथियों, एडीएस बीएमडब्ल्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। एक कक्षा 10 के लिए केमिस्ट्री का अध्याय 1 शुरू करने जा रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। अब तक आपने पढ़ाई किया है, उसमें जो कुछ भी छूट चुका है वो इस अध्याय में आपको कम्प्लीटली क्लियर कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर को। अध्याय 1 की अगर हम बात करें तो इस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अन्य बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं उस सबके लिए ये अध्याय होगा, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज की बात नहीं होती है ज़्यादा, बात ये होती है कंसेप्ट की। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सब सही है। आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की, जो पाठ का नाम भी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जैसे आप घर पे ही देखते होंगे, आपने चीनी लाया और पानी लाया और अन्य पदार्थ उसमें मिला दिए। सब मिलाने के बाद शरबत तैयार हो जाता है। तो शरबत बन गया, यही रासायनिक अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो किसी नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। इसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या बताया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले बहुत सारे परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जैसे उसके ताप में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, उसके दाब में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, इसके साथ साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ गैस उत्सर्जन भी हो सकता है। अच्छा, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप, दाब, अवस्था, गैसीय उत्सर्जन, इसके साथ साथ रंग में परिवर्तन, ये जो आपने 4 पॉइंट देखा, इन सब में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई पदार्थ है, वो ठोस में है या द्रव में है तो वो गैस अवस्था में बदल जाएगा, या फिर गैस अवस्था में है तो ठोस में बदल भी सकता है, या फिर द्रव में है तो गैस में बदल सकता है। ये उसकी अवस्था परिवर्तन हुआ। रंग में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी पदार्थ आपका रेड था, उसमें कुछ और मिला दिए, येलो हो गया। ये हो गया रंग में परिवर्तन। अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलाते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, और नए पदार्थ के साथ साथ उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। रंग में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, दाब में और ताप में। तो ये हमारी दूसरी हेडिंग भी क्लियर होती है। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन थे। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण से हम लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण से दर्शाते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, कार्बन और उसमें मिला देते हैं ऑक्सीजन, और ये तैयार हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया हुई है। और ये जो अभिक्रिया हुई है इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब कार्बन का प्रतीक C होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 होता है। दोनों का अगर हम मिला देंगे तो CO2 बन जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है यही रासायनिक समीकरण है। ये देखिए, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, और इसी को हमने एक समीकरण से दिखा दिया, C+O2 बराबर CO2। यही रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर रेडिंग थी रासायनिक समीकरण की, ये भी कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उससे पहले कुछ और भी तथ्य इसमें समझ लीजिए। रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में तीर के जो बाईं तरफ होता है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहेंगे, और केवल आप आर से दर्शा सकते हैं इसको। और इसके साथ साथ जो बनता है अभिक्रिया के बाद, अर्थात
तीर के दाईं तरफ उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। इसे आप लोग पी से दर्शा सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक जो भाग लेते हैं उसके बाद नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए इसमें ताप बढ़ा रहे हैं या दाब बढ़ा रहे हैं या उत्प्रेरक के रूप में कुछ ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस तीर के ऊपर लिखते हैं। जैसे कोई भी ताप दे रहे हैं तो ताप को लिखेंगे ऊपर, या दाब दे रहे हैं तो दाब को ऊपर लिखेंगे, या उत्प्रेरक का इस अभिक्रिया में यूज कर रहे हैं तो उसको तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ताप और दाब तो समझ रहे हैं, उत्प्रेरक क्या होता है? आइए उत्प्रेरक को समझते हैं। जैसे हमारे गांव में जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, और तीसरा व्यक्ति वो चाहेगा तो झगड़ा को बढ़ा भी सकता है और झगड़ा को घटा भी सकता है। तो यहाँ पर झगड़ा जो हो रहा है उसमें जो तीसरा व्यक्ति आया है वो झगड़ा को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है। वही तीसरा उत्प्रेरक का काम करता है। यानी उससे अगर हम इसको समझे तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, उसे हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके साथ साथ एक और चीज लिखते हैं। अभिकारक में या उत्पाद में जो भी कोई पदार्थ या तत्व होता है उसकी अवस्था को हम लोग लिखते हैं। जैसे अगर वो ठोस होगा, बस अगर वो पदार्थ हमारा ठोस होगा तो उसको यस से दिखाइएगा, उसके नीचे बगल में यस लिखा रहेगा। इसके साथ साथ अगर वो द्रव है तो लिक्विड यल से दर्शाएंगे। अगर गैस है तो उसको हम लोग जी से दर्शाएंगे। अगर जलीय विलयन है उसको हम लोग ए क्यू से दर्शाएंगे। एक्वस होता है, इसकी स्पेलिंग होती है एक्वस। एक्वस मीनिंग यस सॉलिड, यल लिक्विड, जी गैस, ए क्यू एक्वस। ये सब रासायनिक अभिक्रिया में उसके साथ साथ उसके बगल में लिखे रहेंगे। ये लिखना जरूरी है? नहीं, ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहां पर इसको लिखना अनिवार्य होता है। तो आप जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा कम समय लगे इसके लिए हेडिंग हम पहले से ही लिख दे रहे हैं ताकि वीडियो काफ़ी इसका लेंथ जो है बढ़ न जाए। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगली हेडिंग हम लोगों की होने वाली है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब बात ये आती है कि जो रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित करना क्यों जरूरी है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम जानते हैं। पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया से पहले या अभिक्रिया के बाद उनके द्रव्यमान संरक्षित होने चाहिए। अर्थात अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था उसका अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जो तत्व या यौगिक हैं उनके द्रव्यमान और जो उत्पाद में है उनके द्रव्यमान दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक या उत्पाद है उनके परमाणु, जो परमाणु है वो दोनों पक्ष में बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इधर मैग्नीशियम का परमाणु एक है तो मैग्नीशियम का परमाणु इधर भी एक ही होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन का परमाणु इधर एक है तो ऑक्सीजन का भी परमाणु इधर एक होना चाहिए। अगर जैसे देखिए ऑक्सीजन का यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यानी ये समीकरण बैलेंस नहीं है। उसी समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम एक नियम का यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। इसी माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे, अनुमान विधि से। आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए इसके लिए हम लोग करना क्या है, जैसे मैग्नीशियम है तो आप मैग्नीशियम को ब्रैकेट में लीजिए, मैग्नीशियम है इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए। ऑक्सीजन है इसको भी एक ब्रैकेट में लीजिए। यहाँ पर मैग्नीशियम की परमाणु कितनी है? 1। ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 2। बाएं पक्ष होंगे जितने बाएं पक्ष में लिख लीजिए और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में ब्रैकेट बना के इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। इधर मैग्नीशियम 1 और इधर ऑक्सीजन 1। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना, इधर मैग्नीशियम अकेला था, अकेला बॉक्स, इधर ऑक्सीजन अकेला बॉक्स। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक ही में, इसलिए अकेला बॉक्स नहीं बनाएंगे, एक ही में ये बॉक्स बना देंगे हम लोग।
अब यहाँ पर ये नंबर लिखते जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कुछ नंबर और हम आपको समझा दे रहे हैं, इसमें आपको देखना होगा। जैसे हम एक फार्मूला लिख दे रहे हैं फिटकरी का, कि 2SO4 Al2SO4 का थ्रायस इंटू 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। चलिए इसमें अगर हम सभी तत्वों की परमाणु लिखे, संख्या कितनी हुई, के की कितनी है, यस की कितनी है, ओ की कितनी है, और फिर इसके बाद फिर से यहाँ पर एल की कितनी है, फिर यस की कितनी है, फिर ओ की कितनी है, इसके साथ साथ एच की कितनी है, फिर ओ की कितनी है, ये सब लिखते हैं। अगर इसको सीख जाते हैं तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने में आपको आसानी होगी। के यहाँ पर कितना है, 2 है, यस कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 4 है। चलिए अब इसमें देखते हैं एल, एल्युमिनियम कितना है, 1 है यहाँ पर। यस कितना है, देखिए कोई भी ब्रैकेट हो और उसके पीछे कोई अंक संख्या दिया हो तो वो संख्या दोनों के लिए होगा। यस के लिए कितना होगा, 3 होगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास पहले से 4 था ही, 3 ठो बार है, इनका गुणा हो जाएगा आपस में, 4 मल्टीपल 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ आइए इसमें देखते हैं हाइड्रोजन में। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठो ऑलरेडी है, लेकिन इसके बाहर 24 से गुणा है यहाँ पर। यानी अगर जो 24 है उसका बाहर गुणा है तो वो इसके अंदर जितने भी तत्व हैं सबके लिए होंगे। तो 24 और 2 ये गुणा करते हैं हमेशा, यहाँ पर 48 हो जाएगा। इसके साथ साथ 24 ऑक्सीजन का भी है, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग उसकी परमाणु संख्या लिखते हैं निकाल कर। चलिए आइए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए अब इसको संतुलित करते हैं। संतुलित करना है, सबसे पहले कम संख्या की तरफ हम भागते हैं। जैसे यहाँ पर कम संख्या देखिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 2 से कम यानी 1 है। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास यहाँ 1 है, और यहाँ पर मैग्नीशियम के पास कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने के लिए इसके बाहर गुणा करें। कभी भी आप जो भी गुणा करना है इसके अंदर मत करिएगा, यानी कोई भी संख्या है इसमें कोई बदलाव करना है, जैसे O2 है, यहाँ ऐसा नहीं है कि O2 हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। जो भी गुणा भाग करना है आपको, आप हमेशा उसके बाहर करेंगे। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है और मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है। अच्छा, मैग्नीशियम तो एकदम सेम है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1। तो हम यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। और जब 2 से गुणा करेंगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही साथ हैं यहाँ पर। तो मैग्नीशियम में भी हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में भी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब मिलान करिए, मैग्नीशियम के पास कितना है, 1, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम के पास कितना हो गया, 2। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। लेकिन मैग्नीशियम का गड़बड़ हो गया, मैग्नीशियम का 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए बराबर है, मैग्नीशियम के पास 2, मैग्नीशियम के पास 2, ऑक्सीजन के पास 2 और ऑक्सीजन के पास 2। अब हम लोग समीकरण लिखेंगे, नीचे लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जहाँ जहाँ गुणा किए हैं वहाँ वहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए इस मैग्नीशियम में 2 से गुणा हुआ है तो इसके बाहर हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। इसमें कोई गुणा नहीं हुआ, छोड़ देंगे। इसमें 2 से गुणा हुआ है, इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका समीकरण संतुलित है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अच्छा, इसका नाम अगर लिखना है तो ये आपका मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे की तरफ। आइए देखते हैं दूसरे की तरफ। इधर सबसे पहले हम लोगों को बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में लिखना है Fe कितने हैं, 1। इधर एक ही में बनाएंगे H और O के लिए, क्योंकि दोनों साथ में है। H यहाँ पर कितना है, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 1। चलिए दाईं तरफ भी बना लीजिए। Fe कितना है, 3। ऑक्सीजन कितना है, 4। H कितना है, 2। इनके लिए एक बॉक्स होगा, इनके लिए एक बॉक्स होगा। चलिए देखिए सबसे कम की तरफ हम भागते हैं। यहाँ पर देखिए Fe कितना है, 3, और यहाँ पर Fe कितना है, 1। बाएं पक्ष में कम है 3, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे Fe हमारा संतुलित हो गया। लेकिन अभी देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ये बिल्कुल संतुलित है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन कितना है, 4, यानी हमको यहाँ पर 4 की आवश्यकता है, लेकिन 4 दोनों के लिए गुणा हो जाएगा।
और यहाँ पर हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 4। देखिए ऑक्सीजन तो हमारा संतुलित हो गया 4, Fe भी संतुलित है 3, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 8 है और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4, यानी इसको अब गुणा करना होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को हमको 4 बनाना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी 8 बनाना होगा। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। अब हमारा समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित है। चलिए देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग अब रासायनिक समीकरण जो था उसको संतुलित रूप लिख देंगे। Fe प्लस H2O, इसके साथ साथ Fe3O4 प्लस H2। अब जहाँ जहाँ हमने संतुलित किया है गुणा करके, वो उसको एक बॉक्स में लिख देंगे। यहाँ 3 से गुणा हुआ है 3, फिर यहाँ 4 से हुआ है यहाँ 4, फिर यहाँ पर कोई गुणा नहीं हुआ है छोड़ देंगे, यहाँ 4 यहाँ 4। अच्छा एक बार मिला लेते हैं फिर से। Fe यहाँ पर 3 है, Fe यहाँ पर 3 है, हाइड्रोजन कितना है 8 है, हाइड्रोजन कितना है 8 है, यहाँ पर 8 है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है 4 और ऑक्सीजन कितना है 4। इस प्रकार से ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा इसके नाम भी हम लिख देते हैं। ये आपको जो तत्व दिख रहा है ये फेरस आयरन है, लोहा, और ये आपको जो दिख रहा है ये H2 जल का सूत्र है, वाटर। Fe3O4 क्या है, यहाँ पर H2 गैस है, इसको आप बाहर की तरफ दिखा सकते हैं। अच्छा Fe3O4 है क्या, फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड। ये हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में, दोनों सेम ही होता है। चलिए इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड पे जो दिख रहा है रासायनिक समीकरण उसे आप संतुलित कीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग अगली हेडिंग। अगली हेडिंग का नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलो जो केमिकल रिएक्शन है उसके हम लोग टाइप्स देखेंगे। वैसे टाइप्स तो बहुत हैं, हम लोगों को मुख्य 5 प्रकार पढ़ने हैं रासायनिक अभिक्रिया के, कक्षा 10 को देखते हुए। सबसे पहली अभिक्रिया जो होगी संयोजन अभिक्रिया होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, संयोजन अभिक्रिया है क्या। अगर इसका हम लोग स्वरूप देखें, स्वरूप से ही इसकी जो परिभाषा है वो क्लियर हो जाएगी। स्वरूप इसका ये है A प्लस बी इक्वल सी। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें A और B मिलकर C का निर्माण किए। इसका मतलब क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया नाम से ही लग रहा है, संयोजन का मतलब जुड़ना। जब दो पदार्थ आपस में मिले वही तो संयोजन अभिक्रिया है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले, यानी इसमें जो अभिकारक होंगे 2 होंगे कम से कम और उत्पाद 1 बनेगा। अच्छा इसमें कम से कम 2 होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन उसमें मिला दीजिए तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कोयले का दहन है, इसको हम बोल सकते हैं कोयले का दहन, यानी जब कोयला जलता है तब के लिए समीकरण है। देखिए यहाँ पर अभिकारक कितने हैं 2 और यहाँ पर उत्पाद कितने हैं 1। ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। 2-4 समीकरण लिख देते हैं और पूछते हैं कि निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी वियोजन अभिक्रिया है, कौन विस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। ये सब इसी में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए ये संयोजन अभिक्रिया था। इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, जल का निर्माण, जल के निर्माण की बात करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, जल का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए अभिकारक 2 हैं और उत्पाद कितने प्राप्त हुए 1। कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया हुई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तीसरा CaO, इसमें हमने मिला दिया जल और A बन जाएगा CaOH का टू। ये जो है सूखा चूना है,
और ये जो आपको दिख रहा है ये इसको बोलते हैं बुझा चूना। इसका नाम जो होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड नाम भी जानना जरूरी है। और ये आप तो जानते हैं वाटर है, जल। और ये जो है इसका नाम जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, यहाँ भी दो अभिकारक हैं और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। अच्छा, इस अभिक्रिया में इसके साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। उष्मा कहिए चाहे ऊर्जा कहिए, इस अभिक्रिया में उष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो ये सब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण थे, आप उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, जो संयोजन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत एक और अभिक्रिया आती है, इसका नाम है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, एक अभिक्रिया हमको इसके साथ साथ पढ़ना है उष्मा शोषी अभिक्रिया, एक पढ़नी है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में हम लोग इसको पढ़ ले रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया में उसको पढ़ेंगे। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसी जगह बुलाया जाएगा उनको। चलिए इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें या फिर परिभाषा की पहले बात करते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्पाद के साथ, उत्पाद है आपका, उत्पाद के साथ उष्मा या ऊर्जा उत्पन्न हो उसे ही हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये सूखा चूना है। सूखा चूना आप मार्केट से लाइए, किसी बर्तन में रखिए और उसमें जल डाल दीजिए। जल डालने के बाद आप पाएंगे कि वो विलयन जो प्राप्त होगा वो बुझा चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप पाएंगे कि वो जो जल है, विलयन है, वो गर्म हो जाएगा, यानी वही ऊर्जा या उष्मा प्राप्त हुई। तो वो जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया थी वो रासायनिक अभिक्रिया उष्माक्षेपी की एक उदाहरण थी। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। श्वसन। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछता है। श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको उत्तर मार के आना उष्माक्षेपी अभिक्रिया। आखिरकार श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, इसको हम लोग समझते हैं। इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं। C6H12O6 इसके साथ O2, ये बनेगा आपका CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ये आपको जो समीकरण दिख रहा है इसको हम लोग संतुलित अभी करना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 6 है, और कार्बन 6 पूरा करने के लिए 6 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पर हाइड्रोजन में 6 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, 2 6 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है, 12 6 18 है, तो यहाँ भी 6 से गुणा कर देंगे। अब ये रासायनिक समीकरण जो आपको दिख रहा है ये संतुलित है। अच्छा, संतुलित करके ये लिखना है आपको। आखिरकार ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों हुई? जब हम लोग सांस लेते हैं तो रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है, वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो जाकर रक्त के साथ मिल जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन के मिलने के साथ हमारे पूरे शरीर की कोशिका तक पहुंचता है। जब कोशिका तक पहुंचता है ऑक्सीजन, जो हम लोग पहले से भोजन वोजन किए रहते हैं वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर रहता है। ये ग्लूकोज का सूत्र है, आपको दिख रहा है जो ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज पहले से कोशिका में रहता है, ऑक्सीजन बाद में वहाँ पहुँचता है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। इसके साथ साथ ऊर्जा देते हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इसी क्रिया का। अच्छा, इस क्रिया अभिक्रिया को अगर हम उलट दें तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
आइए अगली अपक्रिया देखते हैं, वियोजन अपक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, इसके नाम से ही लग रहा है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है अलगाव। उसमें क्या था, संयोजन। संयोजन का मतलब जोड़ना, और यहाँ वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसका अगर हम स्वरूप लिखें, स्वरूप से ही इसकी परिभाषा आप क्लियर कर सकते हैं। स्वरूप का इसका होगा ए और बी दोनों मिलेंगे, सॉरी, ए जो है अभिकारक वो दो भाग में टूट जाएगा, बी प्लस सी में। ये इसका स्वरूप है वियोजन अभिक्रिया का। जब क्या होगा, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, ये अपने से टूटेगा या तोड़ना होगा? हाँ, इसे तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए हमारे पास कितने उपाय हैं? लगभग यहाँ पर हम लोग 3 उपाय लगा सकते हैं। पहला उपाय होगा, इसको उष्मा देकर हम लोग तोड़ सकते हैं। किसी अभिक्रिया को अगर उष्मा देके तोड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप उसे सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। उस अभिक्रिया को, अगर उसे अभिक्रिया को तोड़ना है तो उसे प्लेट में ले जाकर सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और वो दो भागों में या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। अच्छा, जहां पर प्रकाश की जरूरत हो, प्रकाश उसे तोड़े, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। तीसरा, विद्युत वियोजन। अच्छा, ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसमें हमने क्या पढ़ा कि एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाते हैं। अच्छा, इसको तोड़ने के लिए, एकल अभिकारक इसको तोड़ने के लिए हम 3 प्रकार से तोड़ सकते हैं, उष्मा द्वारा, प्रकाश द्वारा, विद्युत द्वारा। अगर उष्मा द्वारा तोड़ेंगे तो उष्मीय वियोजन होगा, प्रकाश द्वारा तोड़ेंगे तो प्रकाशीय वियोजन होगा, विद्युत द्वारा तोड़ेंगे तो विद्युत वियोजन होगा। तीनों का उदाहरण सहित देखते हैं हम लोग। अगर हम पहले की बात करें उष्मीय वियोजन की, तो उष्मीय वियोजन का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म कीजिए, यानी उष्मा दीजिए, ये उष्मा का सिंबल है। कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देंगे तो CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। देख लीजिए, इस अभिकारक, एकल अभिकारक को हमने दो उत्पाद में तोड़ दिया और तोड़ने के लिए हमने यहाँ पर किसकी सहायता लिया, उष्मा की। इसलिए आपको ये जो पहला दिख रहा है उष्मीय वियोजन का, ये क्या है, उदाहरण है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, प्रकाशीय वियोजन का। प्रकाशीय वियोजन में क्या होगा, प्रकाश द्वारा वियोजित करेंगे उसे सूर्य के प्रकाश में। जैसे AgCl है आपके पास, अगर आप इसे सनलाइट में रख देते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो Ag अलग हो जाएगा आपका, Cl जो है अलग हो जाएगा। अच्छा, इसे संतुलित कर लेते हैं। Cl यहाँ 2 है, 2 से गुणा कर देंगे। Ag अब 2 हो गया, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे। ये जो है आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को एक प्लेट चाइना डिस्क लीजिए, उस पे ले जाके सूर्य के धूप में रख दीजिए। आप कुछ देर बाद पाएंगे कि सिल्वर और क्लोरीन जो दोनों हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ सूर्य के प्रकाश द्वारा हुआ, इसलिए इसको हम बोल देंगे प्रकाशीय वियोजन। आइए तीसरे की बात करते हैं, विद्युत वियोजन। जल लीजिए, जल H2O, ये वाटर का सब लोग जानते हो। तो जल को क्या करेंगे, अगर इसमें विद्युत आप प्रवाहित कर देते हैं तो विद्युत प्रवाहित करने की वजह से ये क्या होगा, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। दो ही उत्पाद में टूटेगा, H2 और O2। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 से गुणा करते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया, फिर यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये इसको, इस अभिकारक को हम लोग क्या किए, विद्युत द्वारा तोड़े, इसलिए विद्युत वियोजन हुआ। अब विद्युत वियोजन जो आपको तीसरा दिख रहा है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट, अर्थात इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कैसे विद्युत द्वारा तोड़ते हैं। बता लीजिए, चलिए देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमने कौन सी अपक्रिया ली थी,
विद्युत द्वारा तोड़ने के लिए हमने लिया था H2O, जल लिया था। इसको हमने क्या किया कि इसमें विद्युत प्रवाहित किया और विद्युत प्रवाहित करने की वजह से H2 और O2 में ये टूट गया था। इसी समीकरण को हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हमको लेना क्या होगा, एक प्लास्टिक की मग लेनी होगी। एक प्लास्टिक की मग, प्लास्टिक की मग इसलिए लेनी होगी ताकि जब हम इस पर कार्य कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, तो विद्युत का झटका न लग जाए, इसलिए। उस मग में क्या करना है कि 2 छिद्र करने हैं, और 2 छिद्र करने हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर रबर लाकर भी लगा देना है। अच्छा, रबर लाकर का मतलब है कि अगर इसमें कोई लिक्विड भरा हो तो वो नीचे रिस कर ना आ पाए, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, रबर लाकर लगा देते हैं। इसके साथ साथ ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है, इसको हम लोग, ये ग्रेफाइट की छड़ है। ग्रेफाइट की छड़। अच्छा, ये आपको जो दिख रहा है, ये ग्रेफाइट की छड़ है। ग्रेफाइट की छड़ जो आप लोग सेल देखे हैं, जो सेल आते हैं, उसमें अगर उसको तोड़ के देखेंगे, बीच में एक रॉड दिखाई देती है ब्लैक कलर की, वही जो होती है वो ग्रेफाइट की छड़ होती है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिया है, ग्रेफाइट की छड़ लिया है, और जो एक रॉड है और दूसरा रॉड है। यहाँ पर ये जो छड़ है, ये एनोड का कार्य कर रहा है। एनोड का मतलब हम यहाँ पर धन मानकर चलेंगे, और ये जो लिए हमने कैथोड ले लिया है, और कैथोड को हम ऋण मानकर चलेंगे। और इन दोनों को क्या करना है कि 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ना है, और यहाँ पर एक स्विच लगा देना है। इसके साथ साथ इसमें हम लोग जल की मात्रा डालेंगे, और जल की मात्रा उतनी डालनी है जिससे कि ये रॉड आसानी से डूब जाए इस जल में। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें एक परखनली लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है, इसके ऊपर है, ये आपका जल हो गया। और हमने 2 परखनली लिया। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये परखनली है। परखनली को उल्टा करके इस रॉड और इस रॉड को ढक देंगे, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ये जो रिक्त स्थान होना जरूरी है। ये आपका तैयार है। देखिए, अब हमको क्या करना है, स्विच को जैसे ही यहाँ पर हम ऑन करेंगे, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के पश्चात ये जो हमारा जल है वो टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर टूटेंगे तो वो जाएंगे कहाँ, वो एकत्रित होंगे इस परखनली में। इसीलिए यहाँ पर थोड़ी जगह हमने छोड़वाई थी। अच्छा, यहाँ पर जब जल टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इस परखनली में आकर एकत्रित होगा। अब बात आती है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन सी गैस किस परखनली में होगा। इसके लिए आइए हम जानते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 6, यानी कम से कम इस कक्षा में K है, यल है, यल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसका मतलब ऑक्सीजन जो है ये ऋणात्मक तत्व है। जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतना ही इस पर ऋणात्मकता होगी। हाइड्रोजन है 1 होता है, इसका लिखेंगे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 ही होगा। 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी कह सकते हैं। इस पर प्लस होता है, यानी मिला के कुल मिला के हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन माइनस, और प्लस हमेशा माइनस पे जाएगा और माइनस हमेशा प्लस पे जाएगा। यानी पूछता है H2O को जब विद्युत द्वारा तोड़ते हैं तो H2 और O2 कौन एनोड पर गैस आता है और कौन सा कैथोड पर आता है। देखो, प्लस पर वो आएगा जो माइनस होगा, और माइनस पर वो आएगा जो प्लस होगा। तो हाइड्रोजन किस पे जाएगा, प्लस है, माइनस पे जाएगा, यानी कैथोड वाले में ये बुलबुला यहाँ उत्पन्न होगा। यहाँ पर होगा हाइड्रोजन, और ये जो प्लस है उस पर आएगा माइनस, और यहाँ पर ऑक्सीजन के बुलबुले होंगे। ये था। आइए इसको पूर्ण रूप से फिर से कंप्लीटली देखते हैं। जल है, जल को विद्युत द्वारा तोड़ना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेंगे। प्लास्टिक का मग इसलिए लेते हैं ताकि अगर कोई भी हम कार्य करें विद्युत संबंधित तो विद्युत से झटका न लगे, इसलिए प्लास्टिक की मग लेते हैं। प्लास्टिक की मग में हम 2 छिद्र करते हैं, दोनों छिद्र को रबर लाकर द्वारा लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी इसमें लिक्विड जो रिस कर नीचे ना आ पाए। इसके साथ साथ हम यहाँ पर कार्बन की यहाँ पर छड़ लेते हैं, ग्रेफाइट की 2 छड़ लेते हैं। एक जो ग्रेफाइट की छड़ हो उसको एनोड मानते हैं और दूसरे को हम कैथोड मानते हैं। इसके साथ साथ हम 2 परखनली लेते हैं, परखनली के माध्यम से इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद जल को इतना डाला जाता है जिससे ग्रेफाइट की छड़ उसमें डूब जाए।
इसके बाद दोनों जो राड है उसको हम 6 वोल्ट की बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं और जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस एकत्रित होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस ऊपर एकत्रित होती है और इन गैस को अगर हमको पता लगाना है कौन सी गैस है कौन सी नहीं है, गैस है भी कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रखनली को धीरे धीरे सावधानी पूर्वक निकालेंगे और उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे तो वहां पर चट चट की ध्वनि सुनाई देगी। इसको पाप की ध्वनि बोलते हैं। इस टेस्ट को हम लोग पाप टेस्ट बोलते हैं। अर्थात पाप टेस्ट किस लिए होता है, हाइड्रोजन गैस की स्थिति पता लगाने के लिए पाप टेस्ट किया जाता है। तो ये था पूरा मामला, इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अगली हेडिंग देखते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अगर हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें नाम से ही लग रहा है कि कुछ न कुछ विस्थापित होने वाला, अपने स्थान छोड़कर कहीं न कहीं जाने वाला है। तो विस्थापन अभिक्रिया का अगर हम स्वरूप लिखें, स्वरूप से ही आप उसकी परिभाषा लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और इसके साथ साथ यहाँ पर बी और सी है, तो होगा क्या, ए जो होगा वो बी को हटा देगा सी से, यानी जब बनेगा तो यहाँ पर सी के साथ ए आ जाएगा और बी हट जाएगा। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए। जब किसी भी अभिक्रिया में उसके यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को कोई ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व उसको विस्थापित कर दे उसके यौगिक से, उसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देगा। अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कौन कम, तो ये अध्याय तीसरे में जानना है, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर लिस्ट लिख दिया है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यहाँ पर पोटेशियम की है, फिर उससे छोट कम सोडियम, फिर उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, यानी नीचे घट रही है और ऊपर जैसे जाएंगे उनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ रही है। धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता को हमने यहाँ पर दर्शाया है। सोडियम और पोटेशियम ये सब इतने अभिक्रियाशील धातु हैं कि इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर वायु में रहेंगी तो वायु से अभिक्रिया करके ये जल सकती है, आग पकड़ लेगी। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। Fe+CuSO4 के विलयन में जब डालते हैं, भाई आप यहाँ पर कापर सल्फेट का विलयन है, कापर सल्फेट है, ये आपका आयरन है, लोहा। कापर सल्फेट के विलयन में जब लोहे को डालते हैं तो होता क्या, देखते हैं इन दोनों में ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि ये, अगर ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा तो उसके यौगिक से इसको हटा देगा। देखिए इनकी लोकेशन देखते हैं पहले, यहाँ पर Fe आपको दिख रहा है और इसके साथ साथ Cu आपको कहाँ दिख रहा है, Cu यहाँ पर देख लीजिए। जो ऊपर होगा वो नीचे वाले से अधिक अभिक्रियाशील होगा, अधिक अभिक्रियाशील इसे विस्थापित कर देगा। क्या ये इससे विस्थापित हो जाएगा, हाँ। इसको विस्थापित कर देगा ये, नहीं। चलिए विस्थापित कर देगा, Cu की जगह ले लेगा, यहाँ पर हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। फेरस सल्फेट है ये, फेरस सल्फेट, और ये आपका कापर हो गया अलग। आइए अगली बात करते हैं अभिक्रिया की, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इस अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन होगा लेकिन दो यौगिकों में होगा। जैसे इनमें होता क्या है, इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे, जब यौगिकों के आयनों में आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण हो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ठो HCl ले लीजिए और इसमें आप एक क्षार मिला दीजिए NaOH, ये बनेगा क्या वो देखते हैं। देखिए इनके आयनों के आदान प्रदान से होगा, आयन पहले आयनों में तोड़े तो हमेशा कोई भी यौगिक है उसमें जो पहला तत्व होता है उसको हम लोग प्लस लेते हैं और जो दूसरा होता है माइनस। पहला जो तत्व होता है उसको प्लस लेते हैं, जो बच गया वो पूरा क्या होगा, माइनस। यानी पहला हमेशा जो भी होता है वो धातु होता है और जो दूसरा होता है वो हमेशा अधातु होता है। अब आज ये भी जान जाइए, कोई भी यौगिक है धातु और अधातु के योग से मिलकर बनता है। पहले हमेशा धातु को लिखा जाता है, फिर उसके बाद अधातु को। हमेशा पहले प्लस लीजिएगा फिर बाद में माइनस को, और ये प्लस हमेशा माइनस के साथ जाएगा और ये माइनस हमेशा किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ। उत्पाद का निर्माण हो जाएगा, कर लीजिए। NaCl के साथ जाएगा, हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसको नमक सॉल्ट भी बोलते हैं। OH है, H के साथ चला आएगा,
ये बन जाएगा जल H2O। यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, ये आपको जो दिख रहा है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये आपको जो दिख रहा है ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, एक अम्ल और एक क्षार लिया, जब दोनों की अभिक्रिया कराए तो एक लवण मिल गया और जल बन गया। ये जो अभिक्रिया है इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो अगले अध्याय में हम लोगों को देखना है। तो अभिक्रिया चल रहा है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी में हो गई कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया हमारी है उपचयन और अपचयन। उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन। रेडॉक्स इंग्लिश में भी वही कहते हैं। चलिए रेडॉक्स जानते हैं पहले। सबसे पहले जानते हैं उपचयन और अपचयन। उपचयन और एक तरफ लेते हैं अपचयन। अगर उपचयन अपचयन के बारे में लिखने के लिए कह दे तो ये एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नाम से ही जानिए, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन जुड़ना, यानी कुल मिला के ऑक्सीजन की जहाँ आपको वृद्धि दिखे, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो हाइड्रोजन की कमी। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, वो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक विपरीत, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि होगी। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ले लेते हैं एक अभिक्रिया हम CuO प्लस H2, ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस मिला देते हैं जिसकी वजह से कॉपर और जल प्राप्त होता है। चलिए यहाँ देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गई है। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, और जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर उपचयन हुआ है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन की कमी हुई है, यहाँ इसको बोलेंगे अपचयन। अपचयन दोनों अभिक्रिया को दिखा दिए। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों, उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों पाई जाए उसे हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तार लीजिए। चलिए उम्मीद हो गया होगा। तो ये अपचयन उपचयन हो गया। तो जो उपचयन अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन होता है, उसके कुछ प्रभाव भी है हमारे दैनिक जीवन में। इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो नंबर ए होगा जो होगा वो संक्षारण होगा, और जो बी होगा वो विकृत गंधिता होगा। ये दोनों को हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन उपचयन हो रहा है तो उपचयन के कुछ प्रभाव जान लेते हैं। संक्षारण क्या होता है? आर्द्रता नमी युक्त में जब कोई भी धातु आती है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है, उसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण से बचाव हेतु आप लोग क्या कर सकते हैं? ग्रीस लगा सकते हैं, यसद लेपन कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप संक्षारण को बचा सकते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता वसा युक्त खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं, तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, वो वायु के संपर्क में जब आते हैं तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाते हैं, उसी को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि वायु रोधी बर्तन का यूज करेंगे। इसके साथ साथ आप उसे शीतलन वाले स्थान अर्थात फ्रिज में रखेंगे। इसके साथ साथ ऑक्सीजन को निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस जैसी भर सकते हैं, निष्क्रिय गैसें, जैसे कि जो भी कुरकुरे वगैरह पैकेट्स आते हैं खाद्य, उन सब में वायु निकाल ली जाती है और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, वही विकृत गंधिता के कारण। तो ये चैप्टर इसी जगह होता है संपन्न, और अगले चैप्टर के लिए आप तैयार रहिएगा। धन्यवाद।